हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और ये वीडियो एंजाइम का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं, एंजाइम पार्ट 1 और एंजाइम पार्ट 2, दोनों वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। राइट, तो एंजाइम के पहले और दूसरे पार्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम के बारे में आपको बताया था, और कॉन्जुगेट एंजाइम में मैंने कोफैक्टर्स के बारे में आपको बताया हुआ था। 3 टाइप्स के हो सकते हैं बेटा कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, या फिर मेटल आयन हो सकते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजाइम, दे आर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हम बात करेंगे बेटा, एंड देन एलोस्टेरिक साइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले एक्टिव साइट बताऊंगा मैं आपको, एंड देन एलोस्टेरिक साइट, और उसके बाद मैं आपको आइसो एंजाइम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो एंजाइम्स के लिए क्लासिफिकेशन दिया था या उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा टर्नओवर नंबर। ठीक है, कि टर्नओवर नंबर क्या होता है और एंजाइम का टर्नओवर नंबर होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिंपल वे में लेके चलेंगे। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट के लिए, या फिर जब आप 11th का एग्जाम देते हो उसके लिए भी। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के हर स्टूडेंट के लिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मुझे एडिट ना करना पड़े, लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो डायरेक्ट लाइव क्लास जैसा ही वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैं लाइव क्लासेस में लेता हूँ। ठीक है, जो लाइव इंटरेक्शन होता है हमारे बीच में और स्टूडेंट के बीच में, वैसा ही ये वीडियो रहेगा। ठीक है, मतलब मैं इसमें एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कि कभी मैं खुजा रहा हूँ लाइक, ठीक है, लाइक ये सारी चीज़ें एडिट नहीं होंगी, नॉर्मल रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्टिव साइट की। एंजाइम में एक्टिव साइट होता क्या है? तो सिंपल एक्टिव साइट बेटा एंजाइम में वो जगह, वो प्लेस है, ठीक है, वो स्थान है। किसी भी एंजाइम में एक्टिव साइट वो जगह है जहां से सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ता है, उस जगह को एंजाइम का एक्टिव साइट कहते हैं। और अलग अलग एंजाइम में नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं एक्टिव साइट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा एक्टिव साइट रहेगा वो एंजाइम उतना ही अच्छा कैटलिस्ट होगा या बायो कैटलिस्ट होगा, या आप कह सकते हैं किसी रिएक्शन को उतना फास्ट कर सकता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को उतना ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट जितने ज़्यादा होंगे बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव साइट के डेफिनेशन में आप लिखते हो स्पेसिफिक रीजन ऑन ईच एंजाइम फॉर कैटलाइजिंग एक्टिविटी। किसी भी एंजाइम का ये स्पेसिफिक रीजन है जो कैटलाइजिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेवाइस और पॉकेट। ठीक है, ये पॉकेट जगह जैसे जगह है बेटा, क्रेवाइस और पॉकेट, इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, ऐसा जगह है या ऐसा क्रेवाइस या पॉकेट है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। चलिए एक मैं सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ, लाइक जैसे कि मैं ये कोई एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक राउंड स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा, जैसे सपोज कोई एंजाइम है तो इसमें पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा। ठीक है, ये जैसे मैंने एक ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक ये ऐसे बनाया, तो ये जो क्रेवाइस और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं। और इसी एक्टिव साइट के साथ आके क्या अटैच होता है बेटा, आपका सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट जिसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सबस्ट्रेट आके जुड़ता है कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। सपोज दिस इज व्हाट, एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये क्रेवाइस या पॉकेट जैसे होते हैं। अब एंजाइम दो देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट, तो अपने एक्टिव साइट के हेल्प से ही रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करते हैं या एज ए कैटलिस्ट ये वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस एक्टिव साइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे बना ये एक्टिव साइट। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है, ये बोर्ड आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, ठीक है, केमिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मैं सिंपल प्रोटीन नहीं कह रहा हूँ, कॉन्जुगेट एंजाइम भी हो सकते हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी होगा। ठीक है, तो लेकिन प्रोटीन तो होगा, ज़्यादातर एंजाइम है उसमें प्रोटीन होगा। और प्रोटीन अपने कौन से स्ट्रक्चर में होता है बेटा, टर्सरी या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है। आप जानते हो ये जो प्रोटीन होता है दे आर फॉर्म्ड बाई अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यू कैन से प्रोटीन और हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड, जैसे मैं एक अमाइनो एसिड बना ले रहा हूँ, ये मैंने कार्बन बनाया हुआ है, ऊपर में हाइड्रोजन,
यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रहेगा NH2। ये इंपॉर्टेंट है R, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल होता है बेटा ये, इसी को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इस एक्टिव साइट का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली इस एल्काइल ग्रुप से होता है। आप ये कह सकते हो ना कि देखो यार ये अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन में प्रेजेंट है, प्रोटीन ही से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, एंजाइम का हुआ है, तो डेफिनेटली अमाइनो एसिड में अगर एल्काइल ग्रुप है तो एंजाइम में भी तो एल्काइल ग्रुप वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा, देखिए एक्टिव साइट ऑफ इज आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्टिव साइट बेटा एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिव साइट इज आर फॉर्म्ड बाई एल्काइल ग्रुप और आर ग्रुप ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। ठीक है, 3 से 12 अमाइनो एसिड के एल्काइल ग्रुप से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि हाउ एक्टिव साइट्स आर फॉर्म्ड, तो इस एक्टिव साइट का फॉर्मेशन किससे हुआ बेटा, एल्काइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन और एंजाइम, जो एंजाइम या प्रोटीन में हमको देखने को मिलता है। तो 3 से 12, 3 to 12। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एक्टिव साइट। इंपॉर्टेंस क्या है एक्टिव साइट का, ये वो जगह है, वो प्लेस है जिसमें कोई सबस्ट्रेट आकर फिट होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो आप ध्यान रखिएगा एक्टिव साइट के बारे में। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मिटाने वाला क्लॉथ कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा है। एनीवे, तो इससे मैं क्लीन करता हूँ बोर्ड को और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एलोस्टेरिक साइट के बारे में। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसका नोट्स भी आपने लिख लिया होगा, होप सो। ठीक है, सिंपल लेके चलना है बेटा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। उतने ही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको कई बार समझाया है कि बायोलॉजी में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स जो आप पढ़ते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उतना ज़रूर पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम बात करेंगे एलोस्टेरिक साइट के बारे में बेटा। तो ये साइट अदर देन एक्टिव साइट होते हैं, और एलोस्टेरिक साइट एक डॉक्टर होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आप स्पेलिंग और हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एलोस्टेरिक साइट जो होते हैं बेटा, दीज आर साइट अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज, ये सभी एंजाइम में प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ कुछ एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सम एंजाइम मे हैव एरिया दैट कंट्रोल द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। एलोस्टेरिक साइट के लिए एक और पॉइंट आप नोट करिए, सम एंजाइम में हैव एरिया दैट कंट्रोल द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। मतलब ये जो एलोस्टेरिक साइट हैं ये एक्टिव साइट के कन्फर्मेशन को या कन्फर्मेशनल चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सम एंजाइम मैंने कहा है, नॉट ऑल एंजाइम, सिर्फ कुछ एंजाइम में होते हैं। एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिनमें एलोस्टेरिक साइट होगा उसको आप एलोस्टेरिक एंजाइम कहोगे। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड allosteric enzyme, or you can say enzyme having allosteric site are called allosteric enzyme. अब इसके एग्जांपल होते हैं बेटा ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एटसेट्रा। ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है, आप शायद जानते भी होंगे। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट पे अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एलोस्टेरिक साइट पे अपना इफेक्ट डालते हैं। यू कैन से सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड मॉड्यूलेटर। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है बेटा, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर जो एलोस्टेरिक साइट में चेंजेस ला सकते हैं। अब कैसे चेंजेस ला सकते हैं बेटा, या तो चेंजेस ये पॉजिटिव लाएंगे या तो चेंजेस ये नेगेटिव लाएंगे। पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे तो एंजाइम को ये एक्टिवेट करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चेंजेस लाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटर्स को आप दो टाइप से कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड सिंपली दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर। जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स, है ना। पॉजिटिव फीडबैक देंगे मतलब एंजाइम को क्या करेंगे बेटा, ये एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देंगे। और जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो इनहिबिटर।
ठीक है, तो ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो इनहिबिट करेंगे, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। अब इसका एक मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने ग्लाइकोलिसिस अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस में एक एंजाइम होता है बेटा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, एंजाइम का नाम ये तो दिया है मैंने, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब एक रिएक्शन देखिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में चेंज होता है, एटीपी में। ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, ठीक है। तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज हो रहा है किसमें, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। अब ये जो एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर, बात समझ में आ रही है। एडीपी एक्टिवेटर है, मतलब जब सेल में एडीपी इंक्रीज होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का कंसंट्रेशन या अमाउंट जब सेल में इंक्रीज होगा, तो आपका ये एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है, एक्टिवेट होगा और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होगा, तो डेफिनेटली एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, राइट ना। ये एडीपी किस में चेंज हो जाएंगे, एटीपी में। उस समय एडीपी कम हो जाएगा और क्या बढ़ जाएगा आपका, एटीपी इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो। तो ये जो एटीपी होता है ये इसके लिए इनहिबिटर होता है, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए एटीपी जो होता है ये क्या होता है बेटा, इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो सिंपल है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज व्हाइल ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो एक सिंपल मैंने आपको रिएक्शन उसके थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। अब थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाते हैं इसमें तो आप समझ सकते हैं कि जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बढ़ा है मतलब सेल को ATP की रिक्वायरमेंट है, ATP ही तो कन्वर्ट हुआ है ADP में, सेल को ATP की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स जब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट होगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके? तो जब ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एंजाइम आपका इनहिबिट हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एंजाइम का इनहिबिशन भी पढ़ाऊंगा, उसमें इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेटा एलोस्टेरिक साइट के बारे में। बेसिकली हम एलोस्टेरिक साइट, तो एक्टिव साइट हो जाएगा आपका और एलोस्टेरिक साइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले बेटा आइसो एंजाइम के बारे में, ठीक है। इसको मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम बात करेंगे आइसो एंजाइम के बारे में। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एंजाइम के लिए आप टर्म यूज़ करते हो बेटा आइसो एंजाइम। ये भी सारे एंजाइम के लिए नहीं होता, ठीक है। आइसो एंजाइम भी टर्म हम सभी एंजाइम्स के लिए यूज़ नहीं करते। देयर आर फ्यू एंजाइम्स ऑल्सो, ठीक है, ओनली फ्यू एंजाइम्स। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम या शॉर्ट में बोलते हो बेटा आइसोजाइम। आइसो एंजाइम बोलो या फिर आइसोजाइम बोलो, ठीक है। ये ब्लू पेन बहुत यूज कर लिया मैंने, अब ब्लैक पेन यूज करूंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सम एंजाइम हैव मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे आर कॉल्ड आइसो एंजाइम और आइसोजाइम। मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म, पूरा डेफिनेशन आप लिखिएगा। सम एंजाइम हैव more than one molecular form, they are called isoenzyme or in short isozyme. For example, 16 isoenzyme for alpha amylase, 16 isoenzyme पूछा गया था नीट में for alpha amylase। amylase बेटा स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। 5 isoenzyme for lactate dehydrogenase, 5 isoenzyme फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH बोलते हैं बेटे इसको, लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड के आयोनाइज्ड फॉर्म को बोल रहे हैं ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारा हो गया आइसो एंजाइम और उसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। एक अल्फा एमाइलेज के लिए 16 आइसो एंजाइम या 16 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 16 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और दूसरा मैंने LDH या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आइसो एंजाइम का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है और क्लियर है आपको, ठीक है। जब कोई भी एंजाइम, कुछ एंजाइम एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लीन कर दे बोर्ड, हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन बिटवीन दैट, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, टाइम गंवाए बिना, ठीक है, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर की बातें तो फिर लेक्चर आपको ना बोरिंग लगने लगेगा, है ना। बहुत सारे यूट्यूब में आप वीडियो देखते होंगे तो पढ़ाते कम हैं फालतू ज्ञान ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो फिर वो लेक्चर आपको बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है बट
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, इसको दिया था बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB ने 1961 में। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा IUB का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासीफाई एंजाइम इनटू 6 क्लासेस। कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया बेटा? 6 classes, and each classes having classify enzyme into 6 classes and each classes with 4 to 13 sub classes, ठीक है, 4 to 13 sub classes, टोटल 6 क्लासेस दिया गया। मैं भी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जिसमें हर क्लास में 4 to 13 क्या था? सब क्लासेस था। एंड इट वाज बेस्ड ऑन द रिएक्शन दे कैटालाइज, जिस टाइप के रिएक्शन को वो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस पे उनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जिस टाइप के रिएक्शन, हम आगे बात करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे टाइप के, जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं कोई भी एंजाइम, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। तो इसके लिए रूल दिया गया था बेटा, सिंपल है ना। अभी मैं रूल बताऊंगा तो आप हंसोगे कि इतना इजी रूल था। इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे नॉमेनक्लेचर के लिए, इनके क्लासिफिकेशन के लिए। तो रूल नंबर 1 था, ठीक है, रूल नंबर 1 यही था बेटा जो अभी मैंने आपको बताया। आप सुनो, रिएक्शन एंड एंजाइम कैटालाइजिंग देम आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस। 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है, आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस एंड ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस। तो ये रूल नंबर 1 था, ठीक है, 6 मेजर क्लासेस एंड 4 to 13 सब क्लासेस। रूल नंबर 2 था बेटा, एंजाइम नेम हैज, मोस्टली बात करेंगे हम रूल नंबर 2 की। तो एंजाइम नेम हैज 2 पार्ट्स। किसी भी एंजाइम के नेम में 2 पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल नंबर 2 ना, फर्स्ट वाला तो हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट्स होगा मेनली। एंजाइम नेम हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट नेम इज सबस्ट्रेट, पहला जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके सबस्ट्रेट को। जबकि जो सेकेंड पार्ट होगा जो किससे एंड होता है बेटा? एज। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबस्ट्रेट को। जनरली ना, नॉट ऑलवेज, क्योंकि पुराने जो नाम थे वो अभी भी ट्रेंडिंग में है। और दूसरा जो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, एज से एंड होगा बेटा, ठीक है। जो सफिक्स होगा लास्ट में एज से एंड होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे कि लाइपेज, लाइपेज हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम है ना, लाइपेज। तो ये देखो एज आ गया ना इसमें, एज लास्ट में, ठीक है। ये लाइपेज क्या होता है बेटा? ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। माल्टेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ठीक है, माल्टेज, बहुत सारे एज वाले मिल जाएंगे आपको, एमाइलेज एटसेट्रा। तो इस तरीके का नाम, ठीक है। और पुराने नाम भी ट्रेंडिंग में हैं अभी भी, लाइक जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो उसमें आपको पेप्सिन, उसमें एज नहीं मिल रहा है, ट्रिप्सिन उसमें एज नहीं मिल रहा है, काइमोट्रिप्सिन एज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजाइम नहीं है। मैंने कहा ना यार कि पुराने जो नाम होते हैं वो अभी भी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अब एंजाइम हैज 3 सिस्टमेटिक कोड नंबर, सॉरी, एंजाइम हैज द सिस्टमेटिक कोड नंबर। सिस्टमेटिक कोड नंबर, इसमें एंजाइम कोड और एंजाइम कमीशन के बारे में मेंशन होता है बेटा। कोड नंबर कैसे देते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं? इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो उसको एक नंबर दिया जाता है जिससे कि उस गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन होती है। वैसे ही एंजाइम को भी एक कोड नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिससे उस एंजाइम को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये कोड नंबर कैसे और किस बेसिस में देते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी का जो नंबर होता है, लाइक जैसे मेरी कार का जो नंबर है CG04HP99993, तो CG रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जैसे स्टेट को, इतना तो जानते होगे। 04 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डिस्ट्रिक्ट, मतलब गाड़ी मेरी कहाँ से है? रायपुर से है। HP जो है सीरीज है बेटा। वाह सर, आप क्या पढ़ा रहे हो? एंजाइम पढ़ा रहे हो कि मोटर व्हीकल एक्ट बता रहे हो? और ये जो 99993 है ये नंबर है। तो ऐसा ही कुछ नंबर जो होता है बेटा एंजाइम को भी दिया जाता है। ऐसा नहीं दिया जाता, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लाइक जस्ट अब इससे मेरी गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई, मतलब इस गाड़ी के इतने नंबर से मेरी कार आइडेंटिफाई हो गई कि दिस कार बिलोंग्स टू डॉक्टर मनीष जायसवाल। इज इट ओके? अब बात करते हैं बेटा एंजाइम में कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है, टोटल 4 डिजिट का होता है। जो कोड होता है एंजाइम का बेटा टोटल 4 डिजिट का होता है, लाइक है ना, 4 डिजिट का होगा, ठीक है। इस 4 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट है डिनोट क्लास। फर्स्ट डिजिट बस इतना ही याद रखना है, डिनोट क्लास। सेकेंड डिजिट किसको इंडिकेट करेगा बेटा? यस, गेस करो, सब क्लास। सेकेंड डिजिट इंडिकेट करता है बेटा सब क्लास को। थर्ड डिजिट इंडिकेट करता है सब क्लास। कितना सिंपल है, थर्ड डिजिट ये इंडिकेट करता है सब
क्लास, और आ गया हमारा क्या सबसे लास्ट होता है बेटा फोर्थ डिजिट। फोर्थ डिजिट इंडिकेट करता है पर्टिकुलर एंजाइम नेम। फोर्थ डिजिट इंडिकेट करता है पर्टिकुलर एंजाइम नेम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट डिजिट डिनोट और इंडिकेट क्लास, सेकेंड डिजिट सब क्लास, थर्ड डिजिट सब क्लास, एंड फोर्थ डिजिट पर्टिकुलर एंजाइम नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वन बाय वन हम टोटल 6 क्लासेस के बारे में बात करेंगे। राइट, मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। फाइन, ओके, पूरा बोर्ड क्लियर है। ओके राइट, चलिए तो वन बाय वन हम बात करेंगे बेटा टोटल 6 क्लासेस के बारे में विद देयर एग्जांपल, और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी में आपके जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, कवर अप हो जाएं, लाइक, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में आते हैं बेटा एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और अगर वो क्लियर है आपका तो आपसे बहुत आसानी से नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट करना है। ओके, चलिए, तो जो फर्स्ट क्लास है, अच्छा इसे पहले क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। आज क्लीन करने के लिए कपड़ा भी बहुत छोटा मिला है मुझे। ओके, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं अपने हैंड से क्लीन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, हम क्लॉथ से ही क्लीन कर रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, ये जो इसमें इंक होता है ना बेटा, इसमें इंक जो होता है दैट इज़ हार्मफुल फॉर स्किन, स्किन के लिए हार्मफुल होता है इंक। ठीक है, तो जो भी टीचर्स व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और ऐसे पेन यूज़ करते हैं उनके लिए कि इमीडिएटली आपको क्या हैंड वॉश करना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है, इन बिटवीन द क्लास, लाइक, है ना, कि क्योंकि इसका इंक स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इट इज़ अ कार्सिनोजन, इट इज़ अ कार्सिनोजन, इसमें कार्सिनोजन होता है, दैट इज कैंसर कॉजिंग एजेंट। चलिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो पहला क्लास है हमारा, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 1, ये दिख रहा है बोर्ड आपको वहां तक? यस, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। Dehydrogenation is also a kind of oxidation. Dehydrogenation, that means removal of hydrogen, and the removal of hydrogen is oxidation. तो ये redox रिएक्शन को आप समझ सकते हो, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब कुछ redox रिएक्शन टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। इसके अंतर्गत आते हैं बेटा ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, क्या क्या आता है इसमें, ऑक्सीडेज एंजाइम आते हैं, रिडक्टेज एंजाइम आता है, और डिहाइड्रोजिनेज। ये ठीक है, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज करें, ऐसे एंजाइम जो रिडक्शन को कैटालाइज करें, या ऐसे एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन को कैटालाइज करें। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज द डिहाइड्रोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेज का एग्जांपल है लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कहाँ सुना था आपने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने पढ़ा था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, कॉपर होता है बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। ठीक है, रिडक्टेज लाइक नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा है आपने, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे। फॉर एग्जांपल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा। सक्सिनेट, सक्सिनेट मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ऑक्सीडेज के, रिडक्टेज के और डिहाइड्रोजिनेज के। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी आपने क्रेब साइकिल में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ अब इसमें रिएक्शन होता कैसे है कि सपोज कोई एक सबस्ट्रेट है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, एक सबस्ट्रेट है जो क्या है बेटा, रिड्यूस्ड है। ठीक है, और दूसरा जो सबस्ट्रेट एस डैश करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है यार? यस, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है आपने। तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा बेटा, एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट एस जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है, इसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा। देखो कितना सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 2 होते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो उसमें से एक का ऑक्सीडेशन होता है एंड साइमल्टेनियसली दूसरे का रिडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आपको लिखने का क्या है, एस जो रिड्यूस था, एस क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, प्लस
जो एस डेस क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्लस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। बस सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन जैसा है, ठीक है। और इनमें जो एंजाइम एक्ट करेगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाएंगे, ठीक है। ऊपर में जो 3 एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है उसमें से कोई भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखो जो दूसरा क्लास आ जाएगा हमारा, ये पहला हो गया बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज, मैं क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड को। दूसरा क्लास ट्रांसफेरेज का होता है बेटा, ठीक है। ये ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं अदर देन हाइड्रोजन। जो ट्रांसफेरेज एंजाइम होते हैं ये कोई भी ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन का करेंगे ट्रांसफर फिर तो डिहाइड्रोजनेस हो जाएंगे ना भाई। अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे तो डिहाइड्रोजनेस हो जाएंगे, हमने अभी तुरंत मेंशन किया हुआ था। तो ट्रांसफेरेज जो होते हैं बेटा, सेकेंड जो है ट्रांसफेरेज, सेकेंड जो क्लास है ASE ट्रांसफेरेज, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि दे कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड, ठीक है, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसे कर सकते हो। सबस्ट्रेट को मैं यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरे सबस्ट्रेट को एस डैश। तो मुझे क्या समझ में आया इसमें कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और दूसरे ग्रुप को ये ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोजन के अलावा, अदर देन हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो एक सबस्ट्रेट है और उसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ दूसरा सबस्ट्रेट जिसको एस डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इस ग्रुप को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, एस आपका सिंपल हो जाएगा प्लस एस डैश और जी, ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा बेटा आपका, ट्रांसफेरेज, मतलब एक जगह से किसी ग्रुप को निकाल के दूसरे सबस्ट्रेट में अटैच करना, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसएमाइनेज। इस जो एंजाइम ट्रांसफेरेज का जो एग्जांपल आप पढ़ते हो दैट इज ट्रांसएमाइनेज। ट्रांसएमाइनेज क्या होता है, एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल ट्रांसएमाइनेज, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा होगा आपने ये रिएक्शन, ट्रांसएमाइनेज, ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अदर ऑर्गेनिक एसिड और कीटो एसिड, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, किसका ट्रांसफर करता है बेटा, अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। अमाइनो ग्रुप का किससे किससे करता है बेटा, अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, दूसरे किसी ऑर्गेनिक एसिड या फिर कीटो एसिड में, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड या कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, नाम इसका ट्रांसएमाइनेज है। कौन से क्लास में आता है ये, ट्रांसफेरेज में आता है, क्योंकि इसने अमाइनो ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर किया। अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूं तो एक अमाइनो एसिड बना लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, बहुत सिंपल है। कार्बन के हाथ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा NH2, ये अमाइनो ग्रुप है जिसका मेरे को ट्रांसफर करना है। नीचे मैंने R1 लिख लिया। अब इसके साथ में रिएक्ट कराने के लिए दूसरा सबस्ट्रेट में क्या करता हूँ बेटा, कोई दूसरा एसिड ले लेता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन COOH रहेगा, ठीक है। कीटो एसिड लेना है तो यहाँ पे क्या करो आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे मैंने R2 लिखा। अरे गड़बड़ हो गया ना, हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4 बॉन्ड होते हैं, ऐसा होगा बस, ठीक है, ये नहीं होगा। अब ठीक है, ये कीटो एसिड हो गया नाउ, ठीक है। अब ओके, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, R1 और R2 से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कैसे ट्रांसफर हुआ है, कुछ नहीं करना है, आप ट्रांसएमाइनेज एंजाइम यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये जो NH2 है ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा इसके साथ, NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको क्लियरली दिखेगा। NH2 ग्रुप इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड O वाला है वो इसके साथ आ जाएगा, R1 वाले के साथ आ जाएगा। डबल बॉन्ड O किसके साथ आ जाएगा बेटा, R1 के साथ आ जाएगा, और जो NH2 ग्रुप है वो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बना लोगे आप इसको, बस शिफ्ट कर, R1 R2 समझ में आ जाएगा। NH2 ग्रुप को आपको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, R2 के साथ में शिफ्ट कर देना है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे ग्रुप की क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है। चलिए थर्ड और तीसरे क्लास के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोलिज। तीसरा जो क्लास होता है वो हमारा हाइड्रोलिज का होता है, राइट। मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें आपको NCERT में भी दी हुई हैं, मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्लास ले लेते हैं हमारा, ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोलिज, ओके, हाइड्रोलिज और हाइड्रोलिजेस करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है।
अब ये इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, राइट ना, अलग अलग टाइप के बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस में। बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस होता है बेटा मतलब हाइड्रोलिसिस, देखो इसको ब्रेक डाउन करो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो मतलब वाटर का ब्रेक डाउन नहीं बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल के या वाटर के उपस्थिति में किसी भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना। कैसे कैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, लाइक एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड को तोड़ देंगे, ईथर बॉन्ड को तोड़ देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, ऐसा कुछ भी बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे सारे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिसिस, है ना, मेथड के थ्रू। क्या मेथड रहेगा, हाइड्रोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने बहुत सारे एंजाइम पढ़े होंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम पढ़े होंगे, और वो सब किस में आते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अपने सबस्ट्रेट का, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, अपने सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसी क्लास में आते हैं, जैसे कि एमाइलेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये सारे एंजाइम किस में आ जाते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हाइड्रोलिसिस वाला बहुत सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, अमाइलेज, ठीक है, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, हाइड्रोलिसिस के। तो तीसरा क्लास हमारा हो जाता है हाइड्रोलिसिस का। इसमें क्या होता है बेटा, बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसे भी मैं क्लीन करता हूँ और हम बात करेंगे बेटा फोर्थ क्लास की। अब एक चीज आप ध्यान रखना, वाटर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में करेगा बेटा तो H और OH जो वाटर से निकलता है, H और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो डबल बॉन्ड नहीं बनने देता, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्लास जो हम बात करेंगे बेटा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्लास का, एंजाइम का फोर्थ क्लास, दे आर कॉल्ड लाइसेस, ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं, लाइसेस जो करते हैं बेटा, वाटर के एब्सेंस में बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, वाटर के एब्सेंस में करते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लाइसेस, ठीक है। लाइसेस जो होते हैं ये वाटर के, लाइसेस, ठीक है, LYASES होगा, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। लाइसेस जो होते हैं बेटा, अब ये क्या करते हैं, कैटालाइजेस और रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलिसिस, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलिसिस, लिविंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को हटाएंगे, रिमूव करेंगे विदाउट हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इस कारण इसमें डबल बॉन्ड बन सकता है। जैसे कि मैं दो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे X जुड़ा है और Y जुड़ा हुआ है, दो कार्बन, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इससे क्या, अगर इसका आप लाइसेस एंजाइम अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा प्लस XY, इस तरीके से, मतलब इन ग्रुप को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, तो इस सबस्ट्रेट के दो कार्बन थे, इनके बीच में क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड बन गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्डोलेज, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसेस के एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एल्डोलेज, लाइसोजाइम, आपके टीयर, सलाइवा, नेजल सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है बेटा लाइसोजाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्लास, दैट इज लाइसेस। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम्पल से, ठीक है, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा फिफ्थ क्लास के बारे में, दैट इज आइसोमेरेजेस, ठीक है। आइसोमेरेजेस क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ आइसोमेरेजेस, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने क्या बताया, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें आपको टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो जाती हैं, नाम से काफी सारी चीजें उसके बारे में आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो जो आइसोमेरेजेस है बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर, आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा, या फिर किसी भी टाइप के आइसोमराइजेशन को, किसी भी टाइप के आइसोमराइजेशन को ये कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डोज का कीटोज में चेंज होना, एल्डोज का किस में चेंज होना,
कीटोज में चेंज होना, ठीक है, एल्डोज का कीटोज में चेंज होना, तो ये एक प्रकार का आइसोमराइजेशन ही है, ठीक है, राइट ना। एग्जांपल में आप क्या लिखते हो, ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आइसोमराइजेशन है बेटा, एल्डोज अपने कीटोज आइसोमर में चेंज हो रहा है। अब इसके एग्जांपल होते हैं लाइक आइसोमेरेज, एपिमेरेज, म्यूटेज, आइसोमेरेज, एपिमेरेज और म्यूटेज, है ना। मतलब आइसोमराइजेशन होना चाहिए, मतलब एक जो सबस्ट्रेट है अपने दूसरे आइसोमर में चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए एंजाइम क्या होगा बेटा, आइसोमेरेजेस। लास्ट है 6th क्लास है लाइगेज और सिंथेटेज। 6वां क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, हम मिनिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं दैट दे आर गिवन इन योर बुक और आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम, या तो जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर हमारे बुक में दिया हुआ है। लाइगेज नंबर 6, लाइगेज और सिंथेटेज, ठीक है, लाइगेज और सिंथेटेज, ठीक है। नाउ अब देखो नाम से पता चला लाइगेशन मतलब जोड़ना होता है, सिंथेटेज मतलब बनाना होता है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन और बनाना। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को लिंक करेगा, एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को लिंक करेगा, जोड़ेगा, एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, ठीक है। अब बॉन्ड बनाने के लिए बेटा एनर्जी तो लगेगी ना, बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी लगेगी, दैट मीन्स दे यूटिलाइजेज एनर्जी और एटीपी, यूटिलाइज एनर्जी और एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और सेल में या बायोलॉजी में एनर्जी आप कौन से फॉर्म में यूटिलाइज करते हो, एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और एनर्जी कैरियर ऑफ सेल। आई थिंक इट इज क्लियर। अब जैसे इसके एग्जांपल देखिए बेटा, डीएनए को जोड़ने के लिए कहीं भी आप क्या यूज करते हो, डीएनए लाइगेज, डीएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, ठीक है। अमीनो एसाइल सिंथेटेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो वन बाय वन देखो आप इसको। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि टर्न ओवर नंबर मुझे नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइगेज और सिंथेटेज के एग्जाम्पल हम देख रहे थे बेटा। ये तो आपका मोस्ट फेमस है डीएनए लाइगेज। कहीं भी कैसा भी कोई भी डीएनए हो, उसको जोड़ने के लिए, डीएनए सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए, पूरी बायोलॉजी में कहीं भी पूछेगा बेटा टू डीएनए सेगमेंट को कैसे जोड़ते हैं, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से ही दो डीएनए सेगमेंट को जोड़ा जाता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ बायोलॉजी में पूछ रहे हैं आपसे, डीएनए लाइगेज आंसर करिए। अमीनो एसाइल सिंथेटेज, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज, हाँ चलिए। तो बेटा ये एंजाइम आप कहाँ पे पढ़ते हो, कहाँ पे आता है, आप ट्रांसलेशन पढ़े होगे आप लोग, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन, उसमें जो ट्रांसफर आरएनए होता है बेटा, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जो सबसे छोटा आरएनए है, इस ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड कुछ टाइम के लिए अटैच होते हैं। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड और इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के टाइम पे जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है, उसमें हेल्प करता है आपका अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। मतलब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को अटैच करता है, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफर आरएनए उस अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जा सके। ट्रांसफर आरएनए का तो फंक्शन, ट्रांसफर आरएनए मतलब समझ रहे हो, ट्रांसफर ही कर रहा है बेटा अमाइनो एसिड को ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करता है, ठीक है। अब बाकी जैसे हमने लाइगेज में और देखो, और लाइगेज या सिंथेटेज में जितने टाइप के हम पॉलीमरेज पढ़ते हैं, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा लाइगेज के। तो टोटल 6 क्लास हो गए हमारे पास एंजाइम के। ऑक्सीडो रिडक्टेज रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर को कैटेलाइज करेंगे, हाइड्रोलेजेज हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेंगे, किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर हमारे पास लाइजेज आता है, ये ब्रेक डाउन करेगा, ग्रुप को रिमूव करेगा। तो जब ये ग्रुप को रिमूव करता है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, सॉरी है ना, ठीक है, ओके। आइसोमरेज किसको कैटेलाइज करेंगे बेटा, आइसोमराइजेशन को। मैं सिंगल लाइन में रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, आइसोमराइजेशन को, ठीक है, एक सबस्ट्रेट का दूसरे सबस्ट्रेट या एक सबस्ट्रेट का अपने आइसोमर में कन्वर्जन को, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया बेटा लाइगेज या सिंथेटेज, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। पेप्टाइडल सिंथेटेज है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे आता है ना बेटा पेप्टाइडल सिंथेटेज, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज है, अब उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जितने भी पॉलीमरेज या सिंथेटेज एंजाइम होते हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, टर्नओवर नंबर वाला और उसके आगे के जो टॉपिक हैं एंजाइम से जो रिलेटेड टॉपिक हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू बने रहिए, एज वेल एज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाएं और भी अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकें। थैंक यू वेरी मच।